हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 की गणित प्रकाश और ये हमारा चैप्टर नंबर सेकंड है, लाइंस एंड एंगल्स। इससे पहले हमने 7 पार्ट्स करा दिए हैं इस चैप्टर के। ये वाला हमारा 8th पार्ट्स है। तो 8th पार्ट में क्या कहता है, फाइंड द मिस्टेक, मेंड द मिस्टेक, यानी मिस्टेक पहचानो और उन्हें सुधारो। आ स्टूडेंट यूज्ड अ प्रोटेक्टर टू मेजर द एंगल एज शोन बिलो। एक स्टूडेंट ने जो है प्रोटेक्टर का यूज़ किया एंगल को मेजर करने के लिए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट यूजेज ऑफ द प्रोडक्टर एंड डिस्कस हाउ द रीड कुड हैव बीन मेड एंड थिंक हाउ इट कैन बी करेक्टेड। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पर जो नीचे इनकरेक्ट दे रखा है उसको पहले तो देखो, आइडेंटिफाई करो कि गलत है या नहीं है, फिर उसको जो है करेक्ट करो। तो देखो, अगर प्रोटेक्टर से हम कोई भी एंगल मेजर करते हैं तो प्रोटेक्टर में देखो, पहले तो एंगल में ये एक आर्म होती है, एक ये आर्म होती है, और इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। और प्रोटेक्टर में एक हमारा ये होता है जिसको हम लोग सेंटर बोलते हैं, और एक हमारा ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ना, इसके ऊपर हम इस आर्म को ओवरलैप कराते हैं। तो दो काम काम रहते हैं कि इसके सेंटर को इसके वर्टेक्स के ऊपर रखना होता है और इसकी एक आर्म को इस लाइन के ऊपर ओवरलैप कराना होता है। बस दो काम रहते हैं। अगर ये दो काम गलती से भी गलत कर दिए तो हमारा मेजरमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला वाला देखो, इसने क्या किया है कि सेंटर तो सही है मगर इसने इस आर्म को इसके ऊपर नहीं रखा है, तो इसका मतलब इसने गलत प्रोटेक्शन किया, तो फिर गलत आंसर ही आएगा। तो हम इसको इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल ओवरलैप करा देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा कितना एंगल बना रहा है, थोड़ा सा और ऊपर करेंगे इस तरह से, तो ये हमारा 60 डिग्री बना रहा है। तो एक्चुअल एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसको मेजर करें तो यहाँ पे देखो, इसने क्या किया, इस वाली आर्म को इस लाइन से ऊपर रख लिया, और ये लाइन क्या है, जीरो पे। तो जीरो पे होना चाहिए कम से कम एक आर्म को। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे सेंटर पे रखेंगे और इस आर्म को 0 डिग्री पे लेके आएंगे। अब इसको हम मेजर करेंगे तो यहाँ पे ये दूसरी वाली आर्म जो ये कितनी हो जाएगी, 70 डिग्री। तो ये आएगा एंगल, एंगल वी इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे इसने क्या किया कि इसकी आर्म जो एंगल बना रहा ना, उसकी आर्म को उस पर रख दिया। अब ये वाला जो आर्म है ना, इसको इस पे नहीं रखा, तो इसका सेंटर भी गलत है और इसकी आर्म की पोजीशन भी गलत है। तो इसको कैसे मेजर करेंगे, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। अब इधर 0 डिग्री है तो इसका मतलब हम आउटर वाला बोलेंगे, तो आउटर वाले में अगर हम देखेंगे तो ये 70 डिग्री आएगा। तो एक्चुअल एंगल क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। तो यहाँ पे प्रोटेक्टर को ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही रहे, कभी कभी इसको ऐसा भी करना होता है, ऐसा भी करना होता है। तो उस हिसाब से, जिस हिसाब से ये एंगल बना हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट इसने क्या गड़बड़ की है, नेक्स्ट इसने गड़बड़ ये की है कि जो एंगल है उसका वर्टेक्स को इसके सेंटर से आगे बढ़ा के शिफ्ट कर दिया है। तो इसका ये जो वर्टेक्स है ये यहाँ होना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे, देखो इसको हम रखेंगे इस तरह से। ठीक है। अब यहाँ पे एंगल मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पे एंगल हमारा कितना होगा, ये हमारा इधर से खुल रहा है, तो ये वाली जो हमारी लाइन है आउटर वाला देखेंगे तो यहाँ पर ये 20 और 30 के बीच में यानी 25 है, तो ये लगभग 25 होगा। तो एंगल हमारा, अच्छा यहाँ पे इसने एक और चीज़ गड़बड़ की है। इसने गड़बड़ ये की है कि इसको 150 लिखा है, यानी इनर वाला जो है काउंटिंग ले ली। तो इसने ये गड़बड़ क्यों की है, क्योंकि इसने इधर से काउंटिंग की है। तो हमेशा ये भी याद रखेंगे कि एंगल का जो एक आर्म है वो जिस लाइन पे होगा उधर वाली काउंटिंग ली जाएगी। तो अगर इधर राइट साइड में होगा तो इनर वाली काउंटिंग ली जाएगी, अगर लेफ्ट साइड में होगा तो आउटर वाली काउंटिंग ली जाएगी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, एंगल वाई। यहाँ पे इसने क्या किया है, इसके वर्टेक्स को इस सर्कल के ऊपर रख दिया, सेमी सर्कल के ऊपर रख दिया। इस पे नहीं रखना है, इस पे रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको भी मेजर कर लेते हैं। तो इसको ऐसे रख लेंगे इस तरह से। अब अगर हम देखेंगे तो ये कितना एंगल बनाएगा। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे हम लोग
ये जो आर्म है ना ये राइट साइड में रख रहे हैं, तो इसका मतलब काउंटिंग कहाँ से होगी, जीरो से। तो इधर देखो इनर वाली, तो ये आएगा हमारा 140 और 150 के बीच में, यानी 145। तो एंगल वाई आएगा 145। अब इसको देखो, यहाँ पे इसने क्या गड़बड़ की है, इसने गड़बड़ ये की है कि इसने सब कुछ सही मेज़र किया है, लेकिन इसने इस आर्म पे इस डी को रखा है। काउंटिंग इतने इधर से कर ली है, लेकिन हमारी काउंटिंग होनी किधर से चाहिए थी, इधर से होनी चाहिए थी। 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110। तो 100 और 110 यानी कि 105। तो इसका जो एक्चुअल एंगल होता वो 105 होता। लेकिन चूंकि इसने काउंटिंग इनर वाली करी है यानी इधर से की है, तो इसको जो एंगल मिला है वो कितना मिला है, 70 और 80 के बीच का। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखेंगे कि हम इस एंगल की आर्म को किस लाइन पे रख रहे हैं, दूसरा उसकी जो वर्टेक्स है वो इसके सेंटर पे है या फिर नहीं है। तो इसके दो ही रूल हैं। पहला रूल ये है कि हमारा वर्टेक्स और आर्म जो है उसका चांदा के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, यानी इसकी जो लाइन है वो जो हमारा एंगल है उसकी आर्म के ओवरलैप करनी चाहिए। दूसरा ये है कि इसका वर्टेक्स इसके सेंटर पे होना चाहिए। दो रूल हैं, तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि दो रूल हैं। अगर कहीं पे भी भूल रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम कोई रूल भूल रहे हो, है ना। तो ये दो रूल याद रखने हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। क्या दे रखा है, फिगर इट आउट। वेयर आर द एंगल्स। पहला है एंगल्स इन अ क्लॉक। यहाँ पे हमारा ए पार्ट दे रखा है, द हैंड ऑफ अ क्लॉक मैक डिफरेंट एंगल्स ऑफ डिफरेंट टाइम एट 1 o'clock द एंगल बिटवीन द हैंड्स इज 30 वाई। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये घड़ी है, इसमें जब ये 1 बजता है ना तो उस वक्त ये जो एंगल बनता है ये 30 डिग्री बनता है। तो क्यों ऐसा होता है। बी वाले पार्ट में कहता है व्हाट विल बी द एंगल ऑफ एट 2 o'clock एंड 4 o'clock 6 o'clock। तो हमसे कह रहा है जब 2 बजेंगे और 4 बजेंगे 6 बजेंगे तो कितना टाइम होगा। सी वाला कहता है एक्सप्लोर अदर एंगल्स मेड बाय द हैंड ऑफ क्लॉक्स। तो यहाँ पे कहता है कि और एंगल्स बनाओ इसकी घड़ी की सुई से। अब यहाँ पे फर्स्ट वाला देखो, एक चीज़ हमें पता है कि एक सर्कल में कितने डिग्री एंगल बनता है, एक सर्कल में कितने डिग्री बनता है। तो कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एक कंप्लीट एंगल जो है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि जब 1 बज रहा है तो 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो देखो अगर आवर वाली ये जो सुई है ना, हैंड है, ये यहाँ से अगर हमारी चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई तो 12 घंटे के बाद आफ्टर 12 आवर्स ये कंप्लीट चक्कर लगा देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आवर जो है ना ये 12 आवर्स में, आवर वाली जो हैंड है वो 12 आवर्स में 360 डिग्री एंगल बना देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ सिंस द आवर हैंड रोटेट्स थ्रू 360 डिग्री इन 12 आवर्स। जब 12 आवर्स में 360 मूव कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट 1 आवर इज इक्वल टू 360 अपॉन 12। तो 1 आवर इज इक्वल टू 12 3 जा 30। तो इसका मतलब 1 घंटे में 30 डिग्री एंगल बना लेगा। अब हम लोग सेकेंड वाला देखते हैं, व्हाट विल बी द एंगल एट 2 o'clock एंड 4 o'clock 6 o'clock। तो देखो 1 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी एट 1 o'clock 30 डिग्री, एट 2 o'clock 30 प्लस 30 यानी कि 60 डिग्री, एट 4 o'clock तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो यानी 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 120 डिग्री। अब जो सी वाला पार्ट है वो कहता है एक्सप्लोर अदर एंगल्स मेड बाय द हैंड ऑफ क्लॉक। तो यहाँ पे कह रहा है कि और एंगल्स बनाओ जो आवर वाली घड़ी है ना, जो घड़ी है उसमें आवर और मिनट वाली जो हैंड्स है उसके बीच में। तो देखो पहले घड़ी बना लेते हैं। ऐसे घड़ी बनाने का तरीका क्या है, पहले यहाँ पे 12 लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे
और यहाँ पे 9 लिखेंगे, फिर 1 2 4 5 7 8 11 10 11, ठीक है, इस तरह से रखेंगे। अब मान लो यहाँ पे आवर वाली हैंड जो है वो 6 पे है और मिनट वाली 12 पे है, तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा? वैसे देख के भी लग रहा है स्ट्रेट एंगल है, इसका मतलब 180 बनेगा। लेकिन अगर हम इसको वैसे काउंट करें 1 आवर्स के लिए तो 30 30 30 30 30 30, तो 6 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 180, है ना। तो इसको ऐसे भी देखा जा सकता है। अब हम लोग करते हैं, इसके कई सारे एग्जाम्पल अपने आप कर सकते हो, लेकिन अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द एंगल ऑफ अ डोर, इज इट पॉसिबल टू एक्सप्रेस द अमाउंट विच अ डोर इज ओपनड यूजिंग एन एंगल, व्हाट विल बी द वर्टेक्स ऑफ द एंगल एंड व्हाट विल बी आर्म ऑफ द एंगल। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक गेट है, ये देखो बच्चा बैठा हुआ है ना, तो ये हमारी एक गेट है, तो इस गेट को खोला गया है, तो खोलने पर क्या ये एंगल बना रहा है, और अगर ये एंगल बना रहा है तो इसका वर्टेक्स कौन सा होगा और इसकी आर्म कौन सी होंगी। तो देखो जैसे जब ये गेट बंद होगा ना तो ये हमारा क्या होगा? इस तरह से होगा, ठीक है, ये हमारा इस तरह से होगा। वर्टेक्स तो यही है क्योंकि यही से खुलेगा। तो जब गेट इसने ओपन किया तो दूसरी आर्म जो है वो चलती हुई आ रही, चलती हुई आ रही, ये आ गई, तो ये हमारी क्या हो गई? सेकेंड आर्म हो गई। तो इसके बीच में एंगल क्या बनेगा? ये एंगल बनेगा। तो इसको अगर हम लोग मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं ओ और इसको मान लेते हैं बी, तो ये गेट और ये वॉल के बीच में कौन सा एंगल बनेगा? ए ओ बी। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज इसमें ये हो जाते हैं कि वो इधर का एंगल ले लेते हैं, इधर का एंगल नहीं लेना है। इधर का एंगल इसलिए नहीं लेना क्योंकि ये जो गेट ओपन हो रहा है वो यहाँ से ओपन हो रहा है, तो जहाँ से ओपन होता है उसी के बीच का अमाउंट देखा जाता है, ना कि यहाँ पे। अगर ये ओपन होके इधर बिल्कुल सटा भी दिया जाता तब भी हमारा इधर से ही एंगल मेजर किया जाता। अब यहाँ पे हम आंसर कैसे लिखेंगे? यस, द अमाउंट by which a door is opened can be expressed as an angle। अब इसमें एंगल क्या है हमारा? एंगल ए ओ बी। द एंगल इज एंगल ए ओ बी, और वर्टेक्स क्या होगा? बीच वाला जो होता है वो वर्टेक्स होता है, एंड वर्टेक्स इज ओ, ठीक है। आर्म क्या होंगी? आर्म्स हमारी ये होंगी, और अगर हम इसमें लिखे हुए में देखें तो आर्म्स क्या होंगी? एक ओ ए होगी और एक ओ बी होगी। ओ ए एंड ओ बी आर आर्म्स ऑफ एंगल ए ओ बी, तो ये इसकी आर्म्स हो जाएंगी एंगल ए ओ बी की। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? विद्या इज इंजॉइंग हर टाइम ऑन द स्विमिंग, तो विद्या जो है वो झूला झूल के अपना टाइम को इंजॉय कर रही है। सी नोटिस दैट द ग्रेटर द एंगल विद विच सी स्टार्ट द स्विमिंग्स, तो उसने नोटिस किया कि जब उसने स्टार्ट किया था स्विंग तो उससे बड़ा एंगल बन रहा है। अब इसमें देखो बड़ा एंगल कौन सा है? एक तो दो एंगल बन रहा है, एक तो ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है, तो बड़ा वाला एंगल हमारा ये वाला होगा। द ग्रेटर इज द स्पीड सी अचीव्स ऑन हर स्विंग बट वेयर इज द एंगल, आर यू एबल टू सी एनी एंगल। तो यहाँ पे कह रहा है कि एंगल कहाँ पे होगा, क्या हम एंगल को सी कर सकते हैं यानी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये एंगल मिल रहा है, अगर हम इसको एक आर्म मान लें ये वाली, ठीक है, और दूसरी हमारी ये आर्म हो गई, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं ओ और इसको मान लेते हैं बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 3। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, यस द एंगल विद्या नोटिस is formed between the swing rope। तो यहाँ पे विद्या ने क्या नोटिस किया कि जो स्विंग रोप है और ये जो ब्रांच है इसके बीच में कुछ एंगल बन रहा है। स्विंग रोप्स
एंड द branch of tree when she starts swing। तो जब उसने झूला झूलना स्टार्ट किया, स्विंगिंग, तो उसने नोटिस किया कि उसकी जो रोप है और ब्रांच के बीच में एक एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए ओ एंड ओ बी आर आर्म्स ऑफ एंगल ए ओ बी। और दूसरा क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट, द एंगल इज एंगल ए ओ बी एंड वर्टेक्स इज एट ओ। ठीक है, तो वर्टेक्स इसकी क्या हो जाएगी, हमने इसको ओ मान लिया तो ये वर्टेक्स हो गई। इसकी दो आर्म होंगी, एक ओ बी जो कि हमारी रूप होगी और एक ओ ए जो कि हमारी ब्रांच होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हेयर इज अ टॉय विद स्लैंटिंग स्लैब्स अटैच टू इट्स साइड्स। तो यहाँ पे इसकी ये साइड्स हैं, ये खिलौना है जिसमें ये स्लैंटिंग मतलब थोड़ी तिरछी तिरछी स्लैब्स लगाई गई हैं। द ग्रेटर द एंगल ऑफ स्लोप द स्लैब्स द फास्टर द बॉल रोल। तो यहाँ पे इसको स्लैब में रखा गया, इन स्लैब्स को स्लैंट में रखा गया ताकि अगर इसके ऊपर को हम बॉल छोड़ेंगे तो ये ऐसे चलेगी, फिर ऐसे गिरेगी, फिर ऐसे गिरेगी, फिर ऐसे गिरेगी, ऐसे चलते चलते फास्ट होती चली जाएगी। कैन एंगल बी यूज टू डिस्क्राइब द स्लोप ऑफ द स्लैब्स। क्या यहाँ पे कोई एंगल बनाया जा सकता है इन स्लोप से, इन स्लैब्स के स्लोप के लिए। स्लोप मतलब जो झुकाव, कितना झुका हुआ है। वाट आर द आर्म्स ऑफ ईच एंगल विच आर विजिबल एंड विच इज नॉट। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनकी आर्म्स कौन कौन सी होंगी, जो विजिबल हैं उनको भी बताओ और जो विजिबल नहीं है उनको भी बताओ। तो देखो, एंगल जब भी बनता है, मान लो कोई लाइन है इस तरह से, ठीक है, कोई भी लाइन है, तो उसका जब भी हम एंगल देखेंगे तो उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन से देखेंगे, यानी एक पड़ी हुई लाइन देखेंगे इस तरह से। जैसे कि हम लोग धरती पे चलते हैं, ज़मीन पे कुछ भी रखा होता है ना, तो उसका एंगल हम ग्राउंड से ही नापते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम ये एक क्लिप लिख देते हैं, जैसे इसका ये है, ठीक है, तो अगर हम इसका एंगल नापेंगे तो ग्राउंड से नापेंगे, यानी ये वाला एंगल नापेंगे। तो अगर कोई विजिबल नहीं है तो इसका मतलब हम वो हॉरिजॉन्टल लाइन ही लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इस स्लैब्स की बात करें तो यहाँ पे एक हमारी ये लाइन इस तरह से हो जाएगी और ये हमारी इस तरह से हो जाएगी। इसके बीच में हमारा ये एंगल बनेगा, यानी यहाँ पे किस तरह का एंगल बनेगा, इस तरह का। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एक ये हमारी आर्म हो जाएगी और एक ये आर्म हो जाएगी, ये एंगल बनेगा यानी इस तरह से। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एक ये एंगल बनेगा इस तरह से, यानी इस तरह से। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे एक और एंगल बनेगा इस तरह से, यानी इस तरह से। तो कितने एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे भी देख सकते हैं 1, और ये है हमारा 2 3 4। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, एंगल्स कैन डिस्क्राइब द स्लोप ऑफ द स्लैब्स। इन दिस केस आर्म ऑफ द एंगल। ठीक है, तो यहां पे एंगल हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इस केस में। अब आर्म्स क्या होंगी एंगल की, तो एंगल की जो आर्म्स होंगी वो हमने सबको एक जैसा ही मान लिया है। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे 1 आर्म, चूंकि यहां पे पूछ रहा है कि कौन कौन सी विजिबल है और कौन कौन सी इनविजिबल है। 1 आर्म इज द स्लैंटिंग स्लैब। तो जो तिरछी स्लैब दे रखी है, एक तो ये आर्म हो गई और जो हमारी विजिबल भी हैं, एंड दी अदर आर्म इज एन इमेजिनरी
इमेजिनरी मतलब जिसको हम लोग इमेजिन कर पा रहे हैं लेकिन है नहीं, एक्चुअल में नहीं है, इमेजिन कर रहे हैं। इमेजिनरी हॉरिजेंटल लाइन पैरेलल टू दी ग्राउंड नॉट विजिबल। ठीक है, तो जब भी अगर हमें कोई एंगल नापना होता है तो या तो हम ग्राउंड से नापते हैं या फिर कोई हॉरिजेंटल लाइन ले लेते हैं। हॉरिजेंटल लाइन का मतलब जो हमारी किसके पैरेलल हो, अर्थ के पैरेलल हो, ग्राउंड के पैरेलल हो। तो ये हमारा हो गया फोर्थ का आंसर। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ऑब्जर्व द इमेज बिलो वेयर देयर इज एन इंसेक्ट एंड इट्स रोटेशन वर्जन। तो यहाँ पे दो इंसेक्ट दे रखे हैं, तो इनके रोटेशन वर्जन है और इनको हमें ऑब्जर्व करना है। कैन एंगल्स बी यूज टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशन। क्या एंगल जो है वो इनके रोटेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं? हाउ, अगर कर सकते हैं तो कैसे? व्हाट विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द वर्टेक्स। तो इसमें आर्म्स कौन से होंगे और एंगल्स कौन से होंगे। यहाँ पे हिंट भी दे रखा है ऑब्जर्व द हॉरिजॉन्टल लाइन टचिंग द इंसेक्ट्स। तो यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हमने बोला कि अगर हमें एक आर्म दे रखे, दूसरी आर्म हमारी हॉरिजॉन्टल ही होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इंसेक्ट है स्नेल, तो ये हमारा इसकी पहली पोजीशन ऐसी थी, तो ये एक आर्म है, फिर ये क्या हुआ, ऐसे करते करते गिर गया, इसका मतलब सीधा हो गया। तो यहाँ पे अब इसकी आर्म क्या हो गई, ये। तो यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे ये हमारा पहले इस तरह से था इस पोजीशन में, उसके बाद में ये ऐसे गिरते 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 इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे ये हमारा इस तरह से, यहाँ पे भी हमारा ये कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वो हमारा कुछ इस तरह का बना रहा है। तो इसमें वर्टेक्स हम मान लेते हैं ये O है, ये हम मान लेते हैं A है और इसको मान लेते हैं B है। तो ये हमारा एंगल बनेगा 90 डिग्री। सेम चीज़ यहाँ पे बनेगा और इसी को हम लोग अगर आंसर की फॉर्म में लिखें तो क्या करेंगे, आंसर 5 क्या लिखेंगे, यस एंगल कैन डिस्क्राइब the amount of rotation of the insect। ठीक है, अब यहां पे एंगल कितना बना, द एंगल इज एंगल AOB। एंगल क्या है, एंगल AOB एंड वर्टेक्स, और वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स इज एट O। ठीक है, और अमाउंट कितना बन रहा है इनके एंगल का, अमाउंट ऑफ रोटेशन इज 90 डिग्री, जो कि हमारा 90 डिग्री बन रहा है। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था और यहीं पे हमारी एक्सरसाइज समाप्त। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा ड्राइंग एंगल्स, एंगल्स को ड्रॉ करना। इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। यहाँ पे आज हम इसी को ख़त्म कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।